हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से पाकिस्तान में कोरोना के केसेस तेज़ी से कम हो रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट है। तमाम जो आदाद शुमार हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है काफ़ी हद तक कोरोना के असर से निकल चुका है। अब तक 2,69,850 मरीज़ इस मर्ज़ से वबा से मुतासर हुए जिसमें आज शाम तक, जिसमें से 2,13,000 जो हैं वो सेहतयाब हो गए हैं। 5,745 अफराद जो हैं जाबाक हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। ये फ्रंट लाइन पर इन्होंने सारी स्ट्रैटेजी बनाई और लड़े इस वबा के ख़िलाफ़, खुद भी मुतासिर इतना हुए। लड़े कि आप खुद भी कोरोना में मुब्तला हो गए। अब तो इनकी तबीयत माशाल्लाह बेहतर लग रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये इत्मीनान है कि आप भले चंगे हैं और तेज़ी से रूबा सेहत हैं। दूसरे, मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि अब कोरोना के बारे में आपकी जो राय है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो चुकी है, इसलिए कि आप खुद इसमें मुब्तला हो गए हैं। तो दोनों मुबारकबादें बहरहाल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, ये जो कमी आई है, ज़ाहिर है अभी भी थोड़े से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि बकरीद पर जो है अगर SOPs को फॉलो नहीं किया गया तो और उसके बाद मुहर्रम, तो शायद खुदा ना करे दोबारा भी ये वबा जो है वो उसमें तेज़ी आ सकती है। मगर अब तक जो कुछ हुआ है, आप मुतमईन हैं? जी बहुत शुक्रिया मुबशर साहब और वसत साहब। देखिए जी, बात यह है कि आपने अभी ईद का जिक्र किया, मैं उस पर आऊँगा बाद में, लेकिन दो चीज़ें कहनी बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र के अलावा जो थोड़ी बहुत हमने प्लानिंग और मेहनत की, मेरा ख्याल है कि उनके नताइज हमें मिल रहे हैं। लेकिन किसी तरह की भी यानी कंप्लेसेंसी, जल्दी में भी कैंप जो है ना, इत्मीनानियत, कॉम्प्लेसेंसी कहते हैं, तसाहुल, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। और इसकी वजह ये है कि दूसरे ममालिक के जो तजर्बात हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि देर आर ऑलवेज सेकंड स्पाइक्स और देर इज़ रिसर्जेंस। केसेस किसी वक्त ज़्यादा भी हो सकते हैं। ईरान जैसे है एक जी, जी, बिल्कुल ईरान है, इवन चाइना में भी किसी हद तक हुआ, लेकिन उन्होंने काबू कर लिया। यूके, इटली, स्पेन, ये सारी वो जगह हैं कि जहाँ पे दोबारा। अच्छा, दूसरी इसमें ये बहुत अहम बात है कि हमारे यहाँ रवैये जो है ना वो बिल्कुल पुश बटन के साथ चेंज होते हैं। अगर हम ये कह दें जी कि हमारी ये फेज़ ओवर हो गई है, तो लोग अभी से मास्क उतार के तो कहेंगे जी चलें जी दैट्स ओवर। तो कतन किसी किस्म की जो प्रिकॉशंस हैं या जो SOPs हैं, उनके ऊपर किसी तरह का भी अभी वक्त नहीं आया कि उनके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, बल्कि इफ़ एनीथिंग उनके ऊपर ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है ताकि हम आइंदा बच सकें इससे। जहाँ तक आपका ये बात है मुबशर के क्या इसकी वजूहात हैं, मेरा ये ख्याल है कि इट्स ए मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। ये कोई एक वजह नहीं इसको कहा जा सकता, लेकिन एक बहरहाल जो, और इसमें हमने बड़ी बात की है क्योंकि हम एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं इसके ऊपर कि क्या क्या हुआ, और कि जिसके नतायज पाकिस्तान की अपनी प्रेडिक्शंस और बाहर के बैनुल अक़वामी अदारों की प्रेडिक्शंस के को डिफाई किया है हमने, और उनको उनके बरअक्स हमारा जो तकरीबन 1 महीना पहले हमारे अपने अंदाज़ों के हमने स्पाइक देखी। तो उसकी जो चंद एक अल्लाह के फजल के अलावा जो वजूहात हैं वो यही हैं कि एक तो हमने, मैं समझता हूँ कि काम पाकिस्तान में जल्दी शुरू किया। यानी हमारी पहली मीटिंग इस सिलसिले में मुबशर 15 जनवरी को मैंने कॉल की थी और हमारा पहला केस 26 फरवरी को आया था। जी बिल्कुल। और 15 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक हमने बहुत काम किया और इसीलिए हम डिले कर पाए द एंट्रेंस ऑफ द फर्स्ट केस इन पाकिस्तान। और ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, यादाश्त ज़रा कमज़ोर होती है, भूल जाते हैं लोग, ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ फुल ब्लोन एपिडेमिक चाइना में था, आवर वन नेबर, और ईरान जो है उसमें सेकंड एपिसेंटर था, अनदर नेबर। अच्छा, उसके बाद मुस्तकिल हम काम करते रहे।
फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, एनसीसी, एनसीओसी का क़याम, और उसके बाद मुस्तकिल यानी 13 मार्च को जो हमने लॉकडाउन किए थे, उनमें से लोग फिर भूल जाते हैं, मैं याद कराता हूँ उनको कि उस दिन जो मैंने ऐलान किए थे 13 मार्च को एनसीसी की मीटिंग के बाद, उनमें से कई लॉकडाउन्स या कई जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी कायम हैं। जी। मसलन बड़े क्राउड्स पे ममानियत, तमाम इंस्टीट्यूशन पे ममानियत, उनको बंद के अभी भी बंद है वो। फिर हमने ये जो बिग स्पोर्ट्स इवेंट्स थे इनको बंद किया, रेस्टोरेंट्स को, ये तमाम चीज़ें अभी भी बंद हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी इंटरवेंशंस की, उनकी टाइमिंग क्या थी, किस तरह इवॉल्व की अपनी स्ट्रेटजी, किस तरह फिर एनसीओसी के अंदर एक मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पलरी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ऑफ पाकिस्तान फेडरल स्ट्रक्चर और जो हमारा 18th अमेंडमेंट है, उन तमाम बातों के बावजूद एनसीओसी ने मेरा ख्याल है कि कमाल का काम किया है कि हमने जो कोऑर्डिनेशन की है सूबों के साथ। और बाहर देखें, वो जो शाम को सियासत होती है ना टीवी, वो एक अलग चीज़ है। सही है। लेकिन जो हॉल हमने कायम किया ना एनसीओसी के अंदर कोऑर्डिनेशन के हवाले से, ऑनेस्टली आई फील प्राउड अबाउट इट। तो इन तमाम चीज़ों का जो असर है, और भी मैं आपको बेशुमार वजूहात सुना सकता हूँ, लेकिन जो हम इन्हें कहते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, क्योंकि इलाज तो कोई है नहीं, तो जो प्रिवेंशन के हवाले से हमने इंटरवेंशन की वो 50 से ज़्यादा हैं मुख्तलिफ तरह की इंटरवेंशन, हमने उनको लिस्ट किया है। तो उनका मजमूई असर रहा है जी कि बावजूद इसके और बावजूद इस बड़े प्रेशर के फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी जी कि आप लॉकडाउन कर दें, आप क्यों नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, हमने किसी हद तक अपनी इकोनॉमी को भी कायम रखा, लाइव्स और लाइवलीहुड्स का जो बैलेंस था उसको कायम रखा। अच्छा, होता ये डॉक्टर साहब कि आपने जैसे फरमाया कि 50 जगह आपने इंटरवेंशन की और अब भी आपकी इंटरवेंशन जारी है, फेयर, गुड, लेकिन होता ये है कि बीच में फिर छोटी ईद आ जाती है, फिर बकर ईद आने वाली है, उसके बाद मुहर्रम आने वाला है। वो मुनीर नियाज़ी का एक शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अब इस इंटरवेंशन से जो एक पॉजिटिव असर होता है, अब वो ईद ले जाएगी, उसकी एक स्पाइक आएगी, उसके बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा, तो ये तो आप पहाड़ी से चढ़ते उतरते ही रहेंगे। ये बिल्कुल आपने सही कहा जी, ये बड़े बम्प्स हैं अभी रोड पे, और इसलिए पिछली ईद के तनाजुर में और उससे जो लर्निंग है उसको सामने रखते हुए इस दफ़ा हमने ईद के लिए जो प्लानिंग है वो बहुत पहले शुरू कर दी थी, और फिर उसके बाद मुहर्रम भी आ रहे हैं। ये यकीनन दो बहुत बड़े चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, और हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसकी तफसीलात अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यानी कोशिश ये है कि इसमें हमने जो गेन्स अचीव किए हैं वो कहीं लूज़ ना कर दें, और इस सिलसिले में जितने भी इक़दाम हो सकते हैं, एसओपीज़, कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत, वो बड़ी तफसील से हो चुकी है जी। और उम्मीद ये है कि ये अगर दरिया एक और हो भी तो इसका पार्ट बहुत चौड़ा ना हो। सही। दूसरी बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, ज़ाहिर है आपके भी, कि कम से कम हम हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट की तरफ ज़रूर देख लें कि प्लीज़ इस दफ़ा मत कीजिएगा कोई इंटरवेंशन, क्योंकि ईद पे जो खोलने का सारा कारोबार था वो ज़ाहिर है अदालत उज़्मा के हुक्म से हुआ, और उसके बाद हमने उसका नतीजा भी देखा। थैंकफुली उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। मैं एक ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो फिगर्स हैं, मैं रोज़ाना ज़ाहिर है दिन में कई दफ़ा देखता हूँ बाकी लोगों की तरह, जैसे सिंध है वो मुसलसल पिछले 3 हफ्ते से वो ज़्यादा शो कर रहा है। जो लेटेस्ट है आज शाम तक के वो था कि यहाँ 1,15,883 मुतासरीन हैं, जबकि पंजाब जो 3 हफ्ते पहले तक सिंध और पंजाब एट पार चल रहे थे वहाँ कम है, 91,129 के पिछले 3 हफ्ते से। वजह क्या है? पंजाब की स्ट्रेटजी या वहाँ जो टेस्टिंग का सिस्टम है वो स्लो डाउन कर दिया गया? जी, मैं बताता हूँ जी आपको। पहली बात इसमें इसके प्रील्यूड के तौर पे मैं ये ज़रूर आपको और आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि टेस्टों का कम होना किसी भी जगह, सिंध और पंजाब पे आता हूँ, लेकिन टेस्टों का निस्बतन कम होना, और फिर हर चीज़ को उस तनाजुर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कि चूँकि टेस्ट कम हो गए हैं लिहाजा ये सारे नंबर्स क्वेश्चनेबल हो गए, ये टेक्निकली गलत बात है।
इसलिए कि टेस्ट्स की जो पॉजिटिविटी रेशो है उसका आपको तकाबुल करना चाहिए। टेस्ट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इस बात की तरफ आते हैं, लिहाजा ये जो बात मैंने की है ना, इसका लुबे-लुबाब ये है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा शक में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि हमारी स्पाइक हो गई और हमारी डिक्लाइन हो रही है। हैविंग सेड दिस, टेस्टिंग की जो वेरिएबिलिटी है मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, चाहे वो सिंध है या वो पंजाब है या वो बलूचिस्तान है, उसके डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जी हर सूबे के अंदर। और इससे अगेन कुछ लोग ये चीज़ अखज़ करने की कोशिश करते हैं बाज़ दफ़ा सियासी मकासद के लिए कि चूँकि सिंध में टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं निस्बतन पंजाब, तो शायद पंजाब जो है वो अपनी कोई चीज़ छुपा रहे हैं या हम नंबर्स के साथ फज कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैं आपको इंतहाई वसूख के साथ बता सकता हूँ, और ये इस वसूख की बुनियाद जो है वो पिछले 6 माह में तकरीबन रोज़ाना का अदाद शुमार का तज्ज़िया है जो हमें मौसूल होता है तमाम सूबों से एक सिस्टम के तहत। कतअन ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी फिगर्स की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से ज़रा बराबर भी कोई पाकिस्तान के अंदर मसला है। उन अदाद शुमार की बात कर रहा हूँ जो हमें मौसूल होते हैं, कैसे वो कलेक्ट होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पे लोग अपनी सवाबदीद कैसे इस्तेमाल करते हैं वगैरह, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। आखिर हम पाकिस्तान को जानते हैं, हमारा कल्चर है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है, लेकिन बिलअमूम ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा जो है ना जी, उसको हमने यानी यकीनी बनाया है इस पूरे, क्योंकि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि पब्लिक हेल्थ में अगर आप डेटा को बारे में ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे तो अपने प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं आप कम नहीं कर रहे, अपने प्रॉब्लम को आप बढ़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये वबा शुरू हुई थी तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खदशात थे कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो इस वबा के बोझ को सहार नहीं पाएगा, क्रम्बल हो जाएगा और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। मगर ये दोनों चीज़ें गलत साबित हुई और ज़ाहिर है उसमें क्रेडिट तमाम सूबाई हुकूमतों को जाता है कि उन्होंने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भी किए, ख़ुसूसन जो फ्रंट लाइन हमारे सोल्जर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने दिन रात काम किया। तो ये भी एक इसका खुशाइन पहलू है कि हमारा कम से कम पब्लिक हेल्थ सेंटर जो सेक्टर है वो उस तरह क्रम्बल नहीं किया जिस तरह इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में किया। जी बिल्कुल, एक तो खैर मुबशर बात यह है कि हमारे यहाँ साउथ एशिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो आउटब्रेक की जो रही है ना प्रोफाइल, वो मुख्तलिफ यूरोप और अमेरिका की निस्बत, तो उस तकाबुल में इस चीज़ को भी ज़हन में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चाहे आप जो भी कहें, यकीनन बहुत सारे खदशात थे पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम और पब्लिक हेल्थ फंक्शंस के बारे में। एक तो ये कि इससे ये साबित हुआ कि वो इतने भी कमज़ोर नहीं थे, और दूसरे ये कि हमने उसको रैंप अप बड़ी जल्दी किया जी, और ये भी एक पूरी स्टोरी है, इस पे कई किताबें लिखी जाएंगी आने वाले वक्त में। पब्लिक हेल्थ वाले लोग इसके ऊपर बड़ा तज्जिया करेंगे कि किस तरह हमने अपने सिस्टम्स डेवलप किए। यानी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब हमने टेस्टिंग शुरू की, 2 मिसालें देता हूँ। जब हमने टेस्टिंग शुरू की मार्च के मिड में, तो हमारी कैपेसिटी 3 लैब्स तक, 3 या 4 लैब्स तक थी, और उनमें दिन के 450 के करीब टेस्ट हो रहे थे। आज 128 PCR लैब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमारी कैपेसिटी 80,000 से ज़ायद टेस्ट रोज़ाना करने की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, हो जितने रहे हैं वो एक अलग बात है। दूसरी मिसाल आपको ये देता हूँ कि जब हमने शुरू किया तो फ़ौरन हमने सूबाई हुकूमतों से ऐसे हस्पतालों की फहरिस्तें मांगी कि जहाँ वो कोविड के पेशेंट्स को रखेंगे, तो 200 के करीब हॉस्पिटल्स हैं। इस वक्त हमारे पास 800 से ज़्यादा, न सिर्फ पूरे मुल्क में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ पे कोविड पेशेंट्स के, क्रिटिकल पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो हैं। बल्कि इसके साथ साथ पैरेलल टू दिस, हमने एक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया
कि जिसको दिन में हर 4 घंटे के बाद उसको अपडेट किया जाता है। लिहाजा आपके पास रियल टाइम में एनसीओसी के अंदर बैठ के और सूबाई दारकूमतों में बैठ के इन 800 अस्पतालों की के कोई 20 इंडिकेटर्स आपको पता लगते रहते हैं कि जी वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आज कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने यूटिलाइज हैं, ऑक्सीजन के ऊपर है, कितने वेंटिलेटर्स के ऊपर है, कितने वेंटिलेटर्स फारग पड़े हैं, एचआर की क्या सूरत हाल है, हमारे जो ये जो क्या कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की क्या सूरत हाल है, वगैरह, कितनी अमवात हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमें डेली 800 हॉस्पिटल से ये डेटा मिलता है जी। तो मैं बात असल में ये कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो रैंपिंग अप हुई है ना जी पाकिस्तान में, ये भी अनप्रेसिडेंटेड हुई है पिछले 4-5 महीनों के अंदर। इसमें एनडीएमए का बहुत बड़ा रोल है, मैं उनको फुल क्रेडिट देना चाहता हूँ इसके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया। फिर जब एनसीओसी बन गई तो इतना कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम हुआ। 11वीं ट्रांच पिछले 2-3 दिन पहले रवाना की गई है तकरीबन इन सारे अस्पतालों में, कि जिनके अंदर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है तमाम हेल्थ वर्कर्स के लिए, जो बराह रास्त इस्लामाबाद से वफाकी हुकूमत इन सारे अस्पतालों को थ्रू आर्मी भिजवाती है, मॉनिटर करती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखती है। तो मतलब बड़ी अनटोल्ड स्टोरीज हैं इसके अंदर कि कैसे थोड़े से अरसे में कैसे किया। जी डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है इस पूरी वबा के दौरान सैकड़ों हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और हज़ारों की तादाद में इन्फेक्ट हुए, उसमें से सैकड़ों जो है उन्होंने जानें भी अपनी गंवाई। तो हुकूमत ने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तक़बिल में कोई ऐसा पैकेज रखा है? डॉक्टर्स और नर्सेज जो शहीद हुए, ज़ाहिर है उनके लिए शुहदा पैकेज का भी ऐलान किया गया, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं ताकि हमें पता तो लगे कि हम अपने मोहसिनों को याद रखते हैं। बिल्कुल, ये जो मैंने पीछे बैकड्रॉप लगाया हुआ है ना जी, ये असल में लोगो है हमारे एक प्रोग्राम का जिसे हम कहते हैं वी केयर। ओके। एंड दिस इज केयर फॉर आवर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। और ये जो वबा की नौयत इस तरह की थी जी कि इसमें दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं वो इन्फेक्ट भी हुए, फौत भी हुए। ये इसकी नेचर का हिस्सा है। पाकिस्तान में अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये 3.5 और 3 के दरमियान ये परसेंटेज है जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए हेल्थ वर्कर्स। यही शरह जो है इटली, स्पेन 10-11% थी। हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ, एंड आई सल्यूट माय डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स एंड नर्सेज, कि उन्होंने जिस जांफिशानी से और जिस हौसले से और जिस बहादुरी से इसमें फ्रंट लाइन के जो संभाला, जिस तरीके से उन्होंने, गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एनसीओसी, तमाम की पहली प्रायोरिटी हमारे हेल्थ वर्कर्स। इसके लिए बहुत कुछ हमने किया और करने जा रहे हैं। आपने पैकेज की बात की शुहदा, वो तो उसका एक एलिमेंट है। हमने कोई 7-8 एलिमेंट्स इसका एक पैकेज मैंने खुद अनाउंस किया था, इनकी सेफ्टी के बारे में, इनकी फैसिलिटेशन के बारे में, इनके अपने ज़ाती सेहत के मसाइल और इनके घर वालों की सेहत के मसाइल के बारे में, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके अलावा हमें ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर में डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रेन नहीं है। तो 5000 हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग का अहतमाम किया, जिसमें से तकरीबन अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा की प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और फिर महसूस हुआ कि जो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन इसलिए भी हो रही, ख़ास तौर पे पैरामेडिक्स के अंदर, कि वो हमने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट तो पहुंचा दिया लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उसके लिए फिर हमने 1 लाख पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स की 1 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया, जिसमें से 45,000 की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो इसके अलावा तो अभी जब उनका फाइनेंशियली कोई इंसेंटिवाइज करेंगे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने जिस तरह 24-24 घंटे काम किया, ड्यूटियां दी, तो जाहिर है दे डिज़र्व। मुबशर वफाकी सतह पे तो हमने उनके लिए रिस्क अनाउंस किया, जिसका मतलब ये है कि उनको बेसिक सैलरी जो है एक जायद मिला करेगी इस पूरे पीरियड।
यही चीज़ हमने अब सूबों के साथ भी शेयर की। सूबों के अंदर चूँकि आबादियाँ बहुत बड़ी हैं, वो इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। कुछ ने किया, किसी हद तक किया, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन इज़ देयर कि हम इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं, वो भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। और यही है कि कोरोना की वबा, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, केसेस नीचे आ रहे हैं, मगर इस वक्त हमें अभी भी होशियार रहने की ज़रूरत है। मास्क ज़रूर पहनें, मास्क ना उतारें। अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहां 4 से ज़ायद लोग या इवन 2 से ज़ायद लोग मौजूद हैं आपके साथ, सबको ज़रूरत है। ज़ाहिर है अभी ईद आएगी, ला महला बहुत से पाकिस्तानी जाएंगे, मवेशी मंडी में भी जाएंगे और शॉपिंग सेंटर्स में भी जाएंगे, तो खुदा के लिए मास्क ज़रूर पहन के जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। शायद आपको याद हो कि अब से कोई 3.25 साल पहले जनवरी 2018 में कराची का जो इलाका है सोराबगोट, वहाँ एक मुबैना पुलिस मुकाबला दिखाया गया जिसमें एक नौजवान नकीबुल्लाह महसूद और उनके जो 3 साथी थे वो हलाक हो गए। बाद में स्टोरी खुलती चली गई तो पता ये चला कि जो उस इलाके के मलीर के एसएसपी थे राव अनवार, वो और उनके जो साथी हैं वो इस पूरे कहानी में मुलव्विस थे। तब से अब तक मुकदमा चल रहा है इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में। एसएसपी राव अनवार, उनके 10 साथी पुलिस अफसर और जो बाकी जो 15 हैं जो मफरूर हैं पुलिस वाले, उन सब पे मुकदमा चल रहा है। इस दौरान नकीबुल्लाह महसूद के जो वालिद हैं मोहम्मद ख़ान महसूद, वो इंसाफ की तलाश में भागते 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 जान से गुज़र गए और इस वक्त वो खुदा के पास हैं। बहरहाल मुकदमा अपनी जगह चल रहा है। कोई अच्छी खबर किसी भी समात के साथ नहीं आती। मसलन अभी पीर को जो दहशतगर्दी अदालत की समात हुई, उसमें जो 2 की विटनेस थे, अहम गवाह थे, वो अपने पिछले बयान से मुकर गए। कांस्टेबल शहजाद जहांगीर और सब इंस्पेक्टर आसिफ राना 161 CRPC के तहत रिकॉर्ड करवाया बयान सब इंस्पेक्टर आसिफ राना ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद नकीबुल्लाह और दीगर 3 नौजवानों को अब्बास टाउन चौकी में इंचार्ज अकबर मल्लाह की कस्टडी में देखा था। उनके अलावा कांस्टेबल शहजाद जहांगीर जो एक और की विटनेस हैं, उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया कि उन्होंने देखा कि एसएसपी राव अनवार की मौजूदगी में SHO शाह लतीफ़ टाउन अमानुल्लाह मरवत, SHO सोराबगोट शोएब शेख उर्फ शूटर और दीगर पुलिस वालों ने नकीबुल्लाह और उनके साथियों को हलाक कर दिया। ताहम पीर को ये दोनों गवाह मुनहरिफ हो गए। अदालत के सामने उन्होंने कहा कि हमने ये दबाव पे बयान दिया था, हमने ऐसा कोई ना देखा ना सुना ना कहा, हम बिल्कुल जो हैं वो इस लाताल्लुक़ हैं इस मुकदमे से, हमें कुछ नहीं पता। सलाउद्दीन पंवर हैं नकीबुल्लाह की फ़ैमिली के वकील, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंवर साहब, ये बताइए कि ये जो अदालत ने अहकामात दिए थे कि जो की विटनेस हैं उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन फराहम की जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया? मुझे भी अगर बेयारो मददगार आप छोड़ देंगे तो मैं भी अपने बयान से मुकर ही जाऊँगा। बिल्कुल सही। और इस पे शुरू से हम ये कहते रहे, क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं था, इतना हाई प्रोफाइल केस था। एक बात, दूसरी बात ये थी कि ये जितने अक्यूज्ड हैं वो सारे पुलिस ऑफिशियल थे, और एक तो पुलिस ऑफिशियल थे, दूसरे जिस तरह के इनके इनकाउंटर्स रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं उस हिसाब से तो बड़े खतरनाक लोग थे ये। और इस वजह से ही हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि जितने भी विटनेस हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। और एक दफा नहीं, हम एक दफा, दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा उसमें अलग अलग तरीके से ऑर्डर्स होते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसकी कंप्लायंस नहीं हुई। शुरू से लेके देखें आज तक किसी भी विटनेस को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। हम पहले दिन से चीख रहे थे कि कम से कम इन विटनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाए कि कल को कोई इस तरह के हालात ना पैदा हो जाए और वो विटनेसेस जो है वो अपनी अपनी स्टेटमेंट से विड्रॉ कर जाए। और फाइनली वही हुआ। अब तक कितने गवाह जो है मुनारिफ हो चुके हैं इस केस में? देखिए, ये पहले 2 पुलिस वाले हैं, इसमें जितने प्राइवेट विटनेस आए हैं
वो अपने अपने बेया पे अपने आप को सिक्योर करते हुए उन्होंने आके अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई हैं और वही बातें आके कोर्ट में उन्होंने बताई हैं। जिस तरह के वाकया हुआ था कि शेरागा होटल से नकीबुल्ला और उसके दो दोस्तों को उठाया गया था, वहां के विटनेस आ गए। उसके बाद सच्चल चौकी जो अब्बास टाउन चौकी पे उनको रखा गया था और जो लोग फॉलो करते हुए उनको पहुंचे थे वहां पर, वो लोग आए, उन्होंने आके अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा। ये पुलिस वाले हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिनको हमने प्रोटेक्शन के लिए कहा था, ये डिपार्टमेंट का सवाल है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि मैं कंप्लेनेंट साइड के लिए खड़ा हूं तो मैं बात वही करूंगा कि ये प्रोटेक्शन दिया गया या ये जानबूझ के इनको वहां से मुनर्रफ कराया गया। सवाल ये जरूर उठता है क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग हैं दोनों, एक सब इंस्पेक्टर है और एक हेड कांस्टेबल है। वो आके इनके अपने रिकॉर्ड किए हुए स्टेटमेंट से मुनर्रफ होते हैं। बाहर का बंदा नहीं हो रहा, प्राइवेट विटनेस नहीं हो रहा, इनका अपना डिपार्टमेंट का बनाया हुआ केस है, प्रोसिक्यूशन का केस है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये एंटी टेररिज्म एक्ट में फॉल करता है, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट। ये पूरा केस ही स्टेट का है और उस स्टेट के केस में इनके अपने लोग, जो इन्होंने, पुलिस ने ही 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और पुलिस वाले ही आके उससे मुनर्रफ हो रहे हैं। तो ये तो हम ये समझेंगे कि ये जो प्रोटेक्शन का ऑर्डर कोर्ट ने किया था उसकी कंप्लायंस भी इसलिए जानबूझ के नहीं की गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या डिपार्टमेंट को अपने लोगों पे फेथ ना रहा या डिपार्टमेंट के लोगों को अपने डिपार्टमेंट पे फेथ ना रहा, जो उन्होंने आके कोर्ट में कहा कि ये जो स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड करवाई थी वो हमारी स्टेटमेंट्स है नहीं। अब आप ये बताइए कि इससे मज़ीद जो मुकदमा है वो कितना कमज़ोर हो गया, ये तकरीबन ढह जाएगा मुकदमा, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें जो दो आई विटनेस हैं हजरत अली और कासिम, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें बाकी विटनेस हैं जिनको हम प्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास प्राइवेट विटनेस भी हैं जो कि फर्स्ट पोर्शन जो जहां से किडनैपिंग हुई है और उसके बाद जो अप्रोच किया गया इनको, एक बात है। दूसरी बात है कि ये कोई भी इस तरह का केस जो है नकीबुल्ला के खिलाफ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, अभी तक कोई भी नहीं ला सके। और इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर एडमिटेड है कि वहां पर इनकाउंटर हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी तक मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हम सारा एविडेंस जो है वो लेकर आएंगे कोर्ट के सामने और इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। अभी तक उम्मीदें हैं कि पवार साहब, केस में पहले दिन से राव अनवर को बचाने के लिए क़ुव्वतें भी मुतहर्रिक रहीं। उसके अलावा उनके साथ वो सलूक भी नहीं किया गया जो एक इनकाउंटर, और वो भी 400 से ज़ायद लोगों का इनकाउंटर करने वाले के साथ किया जाता है, यानी उसे जेल में रखा जाए। उसको बड़ी इज़्ज़त से जो है अपने घर में रखा गया। पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो बड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ। तो ये सारी चीज़ें, तो अब आप जैसे कह रहे कि डिपार्टमेंट ने ख़ुद जो है मुनहरिफ कराया या मुनहरिफ होने से नहीं रोका, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट ही जो है बचा रहा है राव अनवर को। देखें, ये सवाल डिपार्टमेंट के खिलाफ जरूर उठता है कि क्योंकि ये डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि डिपार्टमेंट जो है वो अपने लोगों को सिक्योर नहीं कर पाया। पहली बात तो ये है कि क्या वो डिपार्टमेंट अपने ही लोगों को सिक्योर नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि ये डिपार्टमेंट के ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं वो झूठी हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका तो सीधा मतलब होता है कि डिपार्टमेंट जो है या तो विटनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा या तो डिपार्टमेंट खुद उसमें इन्वॉल्व है कि वो अपने लोगों के खिलाफ कम से कम इतनी चीजें तो लेकर आए कि वो रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने, उनके अपने लोगों ने रिकॉर्ड की है। मैं कंप्लेनेंट साइड से हूं, मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मैंने वो स्टेटमेंट विटनेस प्रोड्यूस नहीं किए। ये तो उनके खुद के विटनेस हैं जिन्होंने आके कहा कि हमने आंखों से देखा और ये सब होते हुए देखा। आज वही विटनेस, उनके अपने विटनेस अपने डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ कह रहे कि हमने तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो चले ये तो चले मुनारिफ हो गए, अब सांप निकल गया, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। बाकी जो गवाह हैं उनकी प्रोटेक्शन कैसे अदालत यकीनी बनाएगी, इसलिए कि अदालत भी बेबस लग रही है कि 3-3 दफ़ा हिदायत के बावजूद अगर वो प्रोटेक्शन नहीं दिलवा सकी
तो अब आपके बाकी विटनेस को क्या प्रोटेक्शन दिलवाएगी वो? देखिए, हमने एक दफ़ा कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके बाद हमने दूसरी दफ़ा फाइल की, और जब जब हमें रिस्पांस नहीं मिला तो हम जो हमारे प्राइवेट विटनेस थे उनको हम छुपाते रहे कि कम से कम वो आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अदरवाइज तो जब सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सिक्योर नहीं है, जैसे आपने शुरू में कहा कि मैं खुद सिक्योर नहीं हूँ, जब हम सब सिक्योर हैं ही नहीं तो फाइनली फिर बात सिक्योरिटी पे आ जाती है। जब सिक्योर इंसान नहीं होता तो जान का खतरा आ जाता है और इस तरह की हरकतें होने लगती हैं तो हर कोई उस चीज से भागता है कि कल से कल को मेरी तो बच जाए। तो पंवर साहब ये बताइए कि साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट में भी बेल कैंसिलेशन और दूसरे मुकदमात जो चल रहे थे वो उनका क्या स्टेटस है अब? देखिए, कोर्ट की तरफ से तो शुरू से कोर्ट की तरफ से रिस्पांस हमें रहा है। पहले ऑर्डर हुआ थे जो उनको हमने चैलेंज करवाया और उसके बाद हम ट्रांसफर में चले गए और फाइनली उसके बाद आपने देखा कि सही से हमें सुना गया। उसके बाद जितनी बेल एप्लीकेशन हुई उस पर सही से हमें सुना गया और हमारा वर्जन रिकॉर्ड कराया किया गया और उसके बाद उन सब की बेल वो डिक्लाइन हो गई और जो बाकी ऑर्डर हुए थे उसमें हमने कैंसिलेशन फाइल की है, जो कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो उनकी बेल से कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन ये कोरोना की वजह से वो 1-2 महीने से ये सारा वर्क सस्पेंडेड है, तो इस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह वेरी सून उनकी फिक्सेशन होगी। तो वहाँ कोर्ट से तो हमें उम्मीद है, पहले भी थी क्योंकि कोर्ट हमें रिस्पॉन्स करता रहा है, जितनी उम्मीद है वो कोर्ट से तो जरूर है कि इंशाल्लाह ताला वहाँ से इंसाफ ठीक है, होगा। चलें, बहुत होप शुक्रिया। फॉर द बेस्ट। ये थे एडवोकेट सलाउद्दीन पंवर, नकीबुल्लाह की फैमिली के वकील। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।